क्या कभी आपने एक ऐसी सच्ची कहानी सुनी है जिसमें दो ऐसे कैरेक्टर हों जो ना सिर्फ अपनी सरकार की नाक में दम कर रखे हों बल्कि इस दुनिया की बहुत सारी सरकारें उनको डिपोर्ट कराने के पीछे लगी पड़ी। आज के इस सेशन में हम उन्हीं दो कैरेक्टर्स की स्टोरी लेके आए हैं आपके सामने और इस स्टोरी के 4 सीन होंगे। सीन 1 जो शुरू होगा उसमें एक ईमानदार एम्प्लॉय जो बैंक में अभी अभी ट्रेनिंग खत्म कर चुका है और उसके साथ जो अपोजिट में होंगे वो होंगे 6 बैंक एम्प्लॉयज जो कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहे हैं। इसके दूसरे सीन में हम बात करेंगे उन दो कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड के बारे में कि वो कितने ताकतवर हैं और कितने बहरूपिये हैं जिन्होंने अपनी सरकार के और दुनिया की बहुत सारी सरकारों की नाक पे दम कर रखे हैं। इसके तीसरे सीन में हम ये दिखाएंगे कि किस तरीके से ये दो कैरेक्टर किसी बैंक के 11,000 करोड़ रुपए की चपत लगाते थे। और चौथे सीन में हम बात करेंगे एक ऐसी सरकार की जो बुरी तरीके से फंसी हुई है अपनी साख बचाने के लिए और इन दोनों कैरेक्टर्स को विदेशों से लाने के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आती है। तो चलते हैं पहले सीन में और देखते हैं कि वो कौन सा एम्प्लॉय है जो जद्दोजहद कर रहा है अपने ही बैंक के 6 अन्य एम्प्लॉय से जो करप्शन कर रहे हैं। तो पहले सीन में आता है एक ईमानदार एम्प्लॉय और ये बैंक में सुबह सुबह काम कर रहा होता है। तब तक 3 संभ्रांत अमीर लोग जिनको वो जानता है कि ये हजारों करोड़ों कंपनी के मालिक हैं वो उसके सामने खड़े हो जाते हैं। बहुत खुश होता है। हर एक यंग जो इंसान होता है वो चाहता है कि वो भी अमीर बने, तो कहीं ना कहीं खुश होता है और वो उनको ऑफर करता है सीट। ये तीनों जो लोग होते हैं जो शक्ल से अमीर नजर आ रहे होते हैं उनमें से एक मोटा इंसान पूछता है कि बैंक मैनेजर साहब हैं क्या? बैंक मैनेजर साहब उस दिन लेट आने वाले होते हैं। पूरे इंतजाम में ये नया एम्प्लॉय जो बहुत कुछ सीखना चाहता है ये उनसे पूछ बैठता है कि सर आप किस पर्पस से हैं? और जोश जोश में उनमें से एक कहता है कि हम लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवाने आए। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का नाम सुनते ही इस एम्प्लॉय ने कहा कि सर इसके लिए तो आपको बहुत सारी गारंटी देनी पड़ी होगी या कोलेटरल देना पड़ा होगा। और उस समय उनमें से तीनों में से एक पतला सा इंसान मुस्कुराता है और कहता है नहीं, ऐसा हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। और तब ये जो एम्प्लॉय होता है नया नया जिसे सीखने की चाह होती है इसे अच्छी तरीके से पता होता है कि आज तक इस बैंक से किसी भी इंसान का लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बिना कोलेटरल के बिना कुछ गिरवी रखे तो इश्यू नहीं हुआ। या तो कैश में इश्यू हुआ है या तो कुछ ना कुछ कोलेटरल में रखा गया हुआ। और फिर वो इंटरेस्ट लेते हुए पूछता है सर आपकी कंपनी का नाम क्या है? इन लोगों ने कंपनी का नाम बताया तो उसने अपने कोर बैंकिंग सिस्टम जो होता है बैंक का, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारे ब्रांच के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम में जब डेटा डालता है वो तो देखता है कि ऐसा तो कोई लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इश्यू ही नहीं हुआ है। वो पूछता है सर क्या आप लोग श्योर हैं कि यहीं से इश्यू हुआ है? उन्होंने बोला एक बार नहीं कई बार इश्यू हुआ है। लेकिन वो देखता है कि यहां पे तो कोई डेटा ही ऐसा नहीं है। तब तक बाहर से बैंक मैनेजर साहब आते हुए नजर आते हैं। फिर ये तीनों लोग उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन अब तक जो एम्प्लॉय होता है उसका दिमाग ठनक चुका होता है और वो अपने ऊपर के ऑफिसर से संपर्क करता है। उसको यहां तक पता चल चुका होता है कि यहां पे हमारे ब्रांच मैनेजर में और इन लोगों में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इसके साथ साथ और भी ऑफिशियल्स कहीं ना कहीं कुछ तो मिले हुए हैं। जब ऊपर के ऑफिशियल्स को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है तो वो बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और बैंक मैनेजर और उसके अदर 5 एम्प्लॉय इस लड़के के ऊपर दबाव डालते हैं। लड़का डर जाता है लेकिन हार नहीं मानता। वो फिर से इस घटना के बारे में ऊपर के ऑफिशियल से चर्चा करता है और उस समय तक ऊपर के ऑफिशियल का भी दिमाग चकरा चुका होता है। वो इंटरेस्ट लेने लगने की कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं जिस बैंक का नाम
पंजाब नेशनल बैंक है और उस समय यह बुरी हालत से गुजर रहा था। जिस दिन यह घटना घटती है उसके 10 to 15 डेज पहले ही सरकार ने इसकी हालत को खराब देखते हुए 5,500 करोड़ रुपए बैंकिंग को दिया था, पंजाब नेशनल बैंक को, रिकैपिटलाइजेशन फंड के तहत, ताकि बैंक के पास कुछ पैसा हो सके। और अब बारी थी ऊपर के ऑफिशियल्स की। ऊपर के ऑफिशियल्स को जब शक होता है तो वो सीबीआई के पास जाते हैं और सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। मामला तब तक तूल पकड़ चुका होता है और सीबीआई जब अंदर पहुंचती है तो उसको एक बात का पता चलता है कि यहां पे तो एक बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें पंजाब नेशनल बैंक को 11,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है और इनमें से जो मेजर रोल प्ले किया वो 2 लोगों ने प्ले किया। और चलते हैं जानते हैं वो 2 लोग कौन हैं। अब ये 2 लोग होते हैं मामा और भांजा। ये मामा और भांजा दोनों मिलके पंजाब नेशनल बैंक को 11,000 करोड़ का चूना लगाते हैं। और ये स्टोरी आज से नहीं शुरू हुई, इसकी कहानी की शुरुआत हुई लूटने की 2005 से। 2018 में तो ये 10,000 और 11,000 करोड़ लूट चुके थे। और ये कहानी है कि मामा भांजे में मामा होते हैं मेहुल चौकसी साहब और भांजा होता है आपका नीरव मोदी। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इनका नाम बताने की जरूरत है क्योंकि अभी ये न्यूज में चल ही रहे। मेहुल चौकसी साहब जिनका बड़े बड़े स्टार्स जो है फिल्मी स्टार्स उनके साथ लेना देना होता है, जिनको उन्होंने अपने यहां ऐड के लिए रखा हुआ है, उसी तरीके से ये आपके नीरव मोदी साहब जो कि ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल जो फिल्म के हीरो हीरोइन होते हैं उनके साथ भी ये काफी अच्छा संबंध रखते हैं। तो ये जो दोनों लोग हैं, ये दोनों लोग ना सिर्फ बहरूपिये हैं बल्कि ऐसे इंसान हैं जो पूरे सिस्टम के लूप होल्स को अच्छी तरीके से जानते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के बहुत सारे एम्प्लॉइज को इन्होंने अपने अंडर में रखा हुआ है और उनको भी कुछ ना कुछ हिस्सा दे रहे हैं इस लूट की कमाई में से। अब हम बात करते हैं इनकी कंपनी की जिसका नाम है गीतांजलि ग्रुप। ये गीतांजलि ग्रुप जो है ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। मुंबई बेस्ड कंपनी है जो ज्वेलर्स में डील करती है और ये डायमंड के इंपोर्ट पे डायमंड का जो कारोबार है उसमें लगभग 2018 में 50% का शेयर था। 4,000 अपने स्टोर के माध्यम से ये लोग सेल करते थे और वर्ल्ड के जो टॉप लेवल की कंपनीज थी उनमें से एक थी ये 2018 में। मेहुल चौकसी जिन्होंने अपने पिताजी का कारोबार 1985 में संभाला, उसे आगे बढ़ाते बढ़ाते पंजाब नेशनल बैंक के भरोसे ये इस लेवल पे लेके जाते हैं कि वर्ल्ड की रिनाउंड कंपनीज में से एक हो जाती है और भारत की 50% शेयर सिर्फ गीतांजलि ग्रुप के नाम होता है। गीतांजलि ग्रुप का जो संबंध है वो संबंध जो हमारे बॉलीवुड है वहां के बड़े बड़े सितारों से है। शाहरुख खान इनके ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं इनकी कंपनी की और बहुत सारा एड का पैसा शाहरुख खान को भी जाया करता था। और अब हम बात करेंगे उन कंपनीज की जो गीतांजलि ज्वेलर्स से जुड़े हुए हैं। गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, आपको याद होगा, नक्षत्रा कंपनी। याद है नक्षत्रा कंपनी उनमें से एक है, टॉप लेवल की कंपनीज है। दूसरी कंपनी शुद्धि है जिसको आप जानते ही होंगे और तीसरी कंपनी है आपकी गिल्ली, अश्मी, संगिनी, माया, वर्ल्ड ऑफ सॉलिटेयर्स। ये सारी कंपनियों के साथ इनका संबंध है और इस तरीके से एक गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनी के अंडर में बहुत सारी कंपनीज के माध्यम से ये लोग 50% का शेयर डायमंड में रखते हैं। और अब हम चलेंगे अपने सीन के तीसरे पार्ट में जिसका नाम है बैंक फ्रॉड। अब हम देखेंगे कि बैंक फ्रॉड आखिर होता कैसे है। बैंक फ्रॉड करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 अपॉर्चुनिटी, नंबर 2 रेशनलाइजेशन एंड नंबर 3 मोटिवेशन। इनके पास अपॉर्चुनिटी 2005 में आती है जब
इस बैंक के जो बैंक मैनेजर साहब हैं उनके साथ इनका संबंध जुड़ता है। हम बात करेंगे अभी उनकी। दूसरी बात, रेशनलाइजेशन। इनको पता था कि रिच बनना है, रिच बनना है। रिच बनने के लिए कुछ गलत रास्ता भी चुनना पड़े, इसके लिए रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, इसके लिए अपने आप को समझाना पड़ता है और साथ ही साथ मोटिवेशन करना पड़ता है कि भाई कैसे किया जाए, मोटिवेट करना पड़ता है। ये तीनों चीज इनके पास थी, इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, इनके पास रेशनलाइजेशन था कि दे वांटेड टू बिकम नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड, और तीसरा था मोटिवेशन। ये तीनों चीजें होने के बाद बैंक फ्रॉड ये शुरू करते हैं और इस बैंक फ्रॉड में इनका साथ देते हैं गोकुलनाथ शेट्टी साहब। गोकुलनाथ शेट्टी साहब जो 2005 में नीरव मोदी से पहली बार मिलते हैं और उसी साल इनको 3 BHK का फ्लैट खरीदने का मौका भी मिलता है, जिसके लिए माना जाता है कि इन्होंने ही इनकी हेल्प की। और इनको ये बनते हैं बैंक मैनेजर कहां के? पंजाब नेशनल बैंक के ब्राडी हाउस ब्रांच मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक के ब्राडी हाउस जो ब्रांच है वहां के बैंक मैनेजर बनते हैं और इनका संबंध चूंकि नीरव मोदी से हो चुका होता है और अब खेल शुरू होने लगता है। और इस पूरे खेल में, इस फ्रॉड के पूरे खेल में जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स यूज किए जाते हैं, नंबर 1 दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। पहला है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जिसे हम कहते हैं LOU, और दूसरा जो है वो है स्विफ्ट मैसेजिंग। जहां एक सिस्टम इनको पैसा देता है, वहीं दूसरा सिस्टम कोई लूप होल्स को जान के ये अपने आप को बचा लेते हैं। तो चलिए समझते हैं कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग काम कैसे करता है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को समझने के लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इकोनॉमी का, आपको इसको समझना है ठीक से। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक ऐसा लेटर होता है, एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो एक बैंक अपने किसी कस्टमर के लिए दूसरे बैंक को देता है। यह बताता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कि जो ये कस्टमर एक इंपोर्टर को दिया जाता है, ये एक इंपोर्टर को दिया जाता है, ये इंपोर्टर जो फॉरेन बैंक है या फॉरेन बैंक में कोई ब्रांच है, वहां से अगर इनको पैसे लेना होता है तो इसके लिए गारंटर चाहिए होता है। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या है? एक गारंटी है जो एक बैंक देता है अपने कस्टमर के लिए और उसकी साख पे डिपेंड करता है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने वहां के बैंक मैनेजर के माध्यम से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू किया। यह लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किसको मिलेगा? इंपोर्टर को मिलेगा। इस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में यह बात होती है कि ये जो इंसान है यानी मेहुल चौकसी, ये जो मेहुल चौकसी है, इनको पैसा दे दिया जाए। हम गारंटी लेते हैं कि अगर ये इंसान पैसा नहीं दे पाया तो वो सारा पैसा हम चुकाएंगे। मजे की बात क्या है कि जब भी कोई बैंक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करता है, उस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए कोलैटरल लेता है, गिरवी रखवाता है, या फिर पूरा काम वो कैश में करता है क्योंकि वो पंगे नहीं लेता है। अगर इंपोर्टर पैसा नहीं चुकाएगा तो इस फॉरेन ब्रांच को पूरा का पूरा पैसा PNB को चुकाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि बैंक मैनेजर से साठगांठ थी, वहां के एम्प्लॉय से साठगांठ थी, इसलिए बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी कैश के मेहुल चौकसी को PNB के एम्प्लॉयज ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू कर दिया। यह लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पहुंचता है एक्सिस बैंक के फॉरेन ब्रांच में और दूसरा पहुंचता है इलाहाबाद के फॉरेन ब्रांच में, और यहां से इस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया एक्सिस बैंक ने भेजा। कहां पे? नोस्ट्रो अकाउंट पे। नोस्ट्रो अकाउंट क्या है? नोस्ट्रो अकाउंट है कि आवर मनी ऑन योर बिहाफ, मैं अपना पैसा आपके अकाउंट में रख रहा हूं। और ये जो नोस्ट्रो अकाउंट है ये PNB संभालता है, और इस नोस्ट्रो अकाउंट से पैसा किसे पे किया जाएगा? एक्सपोर्टर को। यानी ये जो इंपोर्ट कर रहा था, मेहुल चौकसी, ये जो इंपोर्ट कर रहा था, इस इंपोर्ट का पैसा कौन पे कर रहा था? ये बैंक।
और इस बैंक की गारंटी कौन दे रहा था? पंजाब नेशनल बैंक। पैसा किसका? एक्सिस बैंक का। गारंटर कौन? पंजाब नेशनल बैंक। मजे कौन ले रहा है? मेहुल चौकसी। अब जब ये बैंक ऐसा ट्रांसफर करते हैं नोस्ट्रो अकाउंट में, नोस्ट्रो अकाउंट की जिम्मेदारी पंजाब नेशनल बैंक की होती है और यहां के ऑफिशियल तो पहले ही मिले हुए। और इस तरीके से एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं, बहुत सारे डुप्लीकेट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू किए जाते हैं जो कि इस बैंक मैनेजर को भी नहीं पता होते। लेकिन यह कैसे पॉसिबल है कि कुछ चीजें जो बैंक मैनेजर को ही ना पता हो, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? यह पॉसिबल हुआ एक दूसरे सिस्टम के जरिए जिसे हम कहते हैं स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट मैसेजिंग का एक टूल है। जब भी हम किसी फॉरेन बैंक से पैसा भेजते हैं, हमें हर ब्रांच का एक स्विफ्ट कोड भरना होता है। वहां पे आपने आईएफएससी कोड का नाम सुना है? अगर हम इंडिया के अंदर कभी भी पैसा इधर उधर ट्रांसफर करते हैं तो आईएफएससी कोड डालना होता है। इन द सेम वे, जैसे कोई बंदा अमेरिका से पैसे ट्रांसफर करना चाहता है, उसको भी स्विफ्ट कोड डालना होता है। तो ये जो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम है, इसका नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। क्या नाम है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और इस स्विफ्ट के माध्यम से क्या किया जाता है? ये 11 डिजिट का कोड दिया जाता है किसी भी ब्रांच को। अगर पंजाब नेशनल बैंक रहा होगा तो उसे भी 11 डिजिट का कोड मिला होगा और इस 11 डिजिट के कोड को डालना होगा जब भी किसी फॉरेन ब्रांच से पैसा ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि जो स्विफ्ट पे जब भी एक्सिस बैंक ने पैसा ट्रांसफर किया होगा, सोच के देखना, जब भी एक्सिस बैंक ने, जो फॉरेन ब्रांच है उसकी एक्सिस बैंक की, जब भी उसने पैसा पीएनबी के नोस्ट्रो अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा, उस समय उसने एक मैसेज भी किया होगा स्विफ्ट मैसेजिंग के माध्यम से। वो मैसेज कहां गया? वो मैसेज कहां गया? यही पूरी चाल है। वो जो स्विफ्ट मैसेज है वो पहुंचता है उसी ब्रांच मैनेजर के पास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई? What went wrong? आखिर गलत क्या हुआ? यहां पे गड़बड़ कहां हुआ? गड़बड़ सिर्फ एक जगह हुआ कि हमने सब कुछ मानव पे छोड़ रखा है। ह्यूमन पे छोड़ने का मतलब है करप्शन होगा, क्योंकि ह्यूमन इतने एथिकल नहीं रह गए हैं। अमीर बनने की लालसा ने सबके अंदर करप्शन भर दिया है। और देखिए क्या गड़बड़ हुआ यहां पे। गड़बड़ यह हुआ कि जो स्विफ्ट का कोड होता है, स्विफ्ट का कोड होता है, पहली चीज, उस कोड को शेयर किया था इन्होंने किसके साथ? मेहुल चौकसी के साथ। जो स्विफ्ट का कोड होता है, उस कोड को ही मेहुल चौकसी को दे दिया गया था, जो चाहे वो करे। और दूसरी चीज, ये पूरा सिस्टम जो था वो मैनुअल था। यानी कि जो बैंक का एम्प्लॉय है, जब तक वो इस मैसेजिंग को कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं डालेगा, तब तक कोर बैंकिंग सिस्टम को पता नहीं चलेगा ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। मैसेज आया, लेकिन मैसेज को कोर बैंकिंग सिस्टम में डालने का काम किसका था? एम्प्लॉयज का था भाइयों। ठीक है, स्विफ्ट मैसेज कर रहा था, जहां तक पहुंच रहा था, लेकिन उसे कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं डाल रहे थे और इसलिए कोर बैंकिंग सिस्टम को पता ही नहीं चल रहा था कि ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब जब अकाउंट डिफॉल्ट होने लगा, मेहुल चौकसी 11,000 करोड़ रुपए हजम कर गया, तो बैंकों ने इसको स्विफ्ट पे मैसेज करना फिर से शुरू किया, भाई आपका डिफॉल्ट हो रहा है, लेकिन मैसेज तो अभी भी नहीं पहुंच रहा है। और अल्टीमेटली जब उस एम्प्लॉय ने, जो विसल ब्लोअर था, नए एम्प्लॉयज, इनोसेंट एम्प्लॉय ने जब इस मामले को उठाया और जांच होना शुरू हुई, तो पता चला ये तो 11,000 करोड़ हजम कर चुके हैं। और अब आनन फानन में बारी थी सरकार की। आपको पता है पंजाब नेशनल बैंक की हालत इतनी खराब थी, उस समय इतनी खराब थी, उस समय 11,000 करोड़ रुपए उसके हजम कर गए ये लोग। पंजाब नेशनल बैंक सेकंड बिगेस्ट बैंक है इंडिया के एसबीआई के बाद, और सबसे ज्यादा क्रेडिट देता है, उसकी हालत खराब करके रख दिया। आपको पता है कि टोटल जो कैपिटल अकाउंट है कोर बैंकिंग का, वो कितना है पंजाब नेशनल बैंक का?
उसका 1/4 यानी 11,000 करोड़ रुपए, सोचा ये लोग हजम कर गए। मोर देन 1.8 बिलियन डॉलर्स हजम कर गए ये लोग। सोचो जरा अब क्या होगा। अब सीन 4 आता है। उस सीन 4 में एक बुरी तरीके से फंसी हुई सरकार होती है। आपने देखा होगा इस बुरी तरीके से फंसी हुई सरकार को आप देखोगे कैसे लोगों ने फंसा दिया इसको। राहुल गांधी फ्रंट पे आ गए और मोदी जी को गाली देना शुरू कर दिया, बीजेपी को गाली देना शुरू कर दिया। और बीजेपी जो कि अपने आप को क्लेम करती थी कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम करप्शन फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं, उनकी आंखों के सामने से 11,000 करोड़ लेके भागे। वो भी कहां का बंदा? गुजरात का बंदा। नाम क्या है? मोदी। क्या अंदाजा लगाओ क्या हो रहा होगा? वो भी मोदी, ये भी मोदी, बिल्कुल दोनों को जोड़ दिया गया और विपक्ष की पार्टियों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। और आपने इतने एक्सप्रेशन मोदी जी के कभी नहीं दोगे। कभी उनको देखा चिंता में मोदी जी की कैसे भाग गया मेहुल चौकसी, वहीं दूसरा देखा रोते हुए उनको, गुस्से में भी देखा, और लास्ट में तो कंफ्यूज हो गए वो। अबे ससुरा 11,000 करोड़ लेके भाग गया, ये कैसे पॉसिबल है भाई? लेकिन गया तो गया। और अब सरकार की बारी थी एक्शन लेने की। सरकार ने आनन फानन में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 पास किया और इन सारे लोगों के लिस्ट आउट किया नाम। इनमें सिर्फ मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का नाम रखा गया और इनके वसूली शुरू हुई। आपको पता है कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर 2018 में पास किया गया है और इसके तहत अगर कोई बंदा 100 करोड़ के ऊपर का क्रेडिट लेकर के चुकाता नहीं है तो उसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर माना जाएगा। और इन लोगों ने तो हजारों करोड़ का चूना लगा दिया। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब इसके अंडर में आते हैं। और अगर ये लोग अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते हैं सरकार के सामने तो सरकार का हक होगा, सरकार का यह अधिकार होगा कि इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले। और इस तरीके से फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 के तहत प्रवर्तन निदेशालय, जिसको कहते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, इन्होंने कई जगह पे इनके नाम, इनकी जो प्रॉपर्टी थी 12,000 करोड़ से ज्यादा, उसको कब्जा कर लिया। इनके नाम पे नॉन बेलेबल वारंट जारी किया नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और नीशल दीपक, तीनों के नाम पे। और इसके बाद इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी को हड़प कर लिया गया। तीनों जो बैंक के एम्प्लॉय थे उनको अरेस्ट किया गया, जो बैंक मैनेजर साहब थे उनको अरेस्ट किया गया। 6 बैंक के एम्प्लॉय और 6 मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की जो कंपनियां थी वहां के 6 एम्प्लॉय अरेस्ट किए गए और अभी उनकी जांच चल रही। लेकिन दोस्तों, क्या कहानी यहीं पे खत्म हुई? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। अभी दोनों को लाने की जद्दोजहद चल रही है। जहां नीरव मोदी अभी इंग्लैंड में बसा पड़ा है, वहां की गवर्नमेंट के साथ जद्दोजहद चल रही है। वहीं अभी हाल ही के न्यूज में आपको पता चल चुका होगा कि मेहुल चौकसी, जिसने एंटीगुआ एंड बारबुडा की सिटीजनशिप ले चुकी थी, ये एक कैरिबियन देश है एंटीगुआ एंड बारबुडा, उसका सिटीजनशिप इन्होंने ले रखा था। और जैसे ही भारतीय सरकार ने उस पर दबाव बनाया तो वहां से भाग के पहुंच गया डोमिनिकन रिपब्लिक में। और डोमिनिकन रिपब्लिक से वो भागना चाहता था क्यूबा की तरफ, लेकिन तभी उसकी नाव पकड़ ली जाती है। और अभी ये बात चल रही है कि उसे जल्द से जल्द भारत लाया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको लाया जाए। लेकिन सबसे मजेदार सीन जानते हैं क्या है? कि आज भी मेहुल चौकसी कहता है कि वो इनोसेंट है और ये बात वो साबित भी कर ले जाएगा। अगर यहां तक वो पहुंच गया है तो सारा का सारा जो ब्लेम जाने वाला है वो जाएगा जो बैंक के ऑफिशियल्स थे। पहले भी ऐसे केस हुए हैं जहां पे पूरी तरीके से जो केस हो रहा होता है वो बैंक के ऑफिशियल्स पे ही होता है, क्योंकि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग उसको जो इशू किया गया था वो बैंक ने इशू किया गया था। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी तो मामला यह है कि वो कहता है कि मैं भारत इसलिए नहीं जाना चाहता। समझ रहे, भारत किस लिए नहीं आना चाहता मेहुल चौकसी? क्या लॉजिक है उसका? उसका लॉजिक है कि उसकी लिंचिंग हो जाएगी।
भारत वाले उसकी लिंचिंग कर डालेंगे इसलिए वो नहीं जाना चाहता है, उसका वकील ये लॉजिक देता है। और एक बात तो कन्फर्म को दुखी है, इसलिए दुखी है क्योंकि अब उससे कोई बात नहीं करता। 2018 में जब सीबीआई उसको चारों तरफ ढूंढ रही थी, कहीं नहीं मिल रहा था वो, तो एक दिन वो एबीपी न्यूज के एक रिपोर्टर के पास पहुंच जाता है और वहां पे अपना पूरा इंटरव्यू देता है। सोच के देखो, हमारी सीबीआई नहीं पहुंच पाई लेकिन वो इंटरव्यू देता है और यहां से सुई घूमती है सरकार की तरफ कि सरकार क्या इतनी निकम्मी हो गई है। कुछ लोग तो इस लेवल पे भी कह रहे हैं कि ये सरकार का ही हाथ है, क्योंकि वो लोग गुजराती हैं और इसलिए हमारी सरकार जो कि बीजेपी गवर्नमेंट है, जहां पे गुजरातियों का बोलबाला है, वो नहीं चाहते कि उन दोनों को लाया जाए। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसका 11,000 करोड़ उसकी पब्लिक मनी को लेकर कोई भाग जाए, और जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं कि वो सब पकड़े जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि नए ऐसे वीडियोस बनाए जाएं जिसमें आपको स्टोरी के साथ साथ नॉलेज भी मिले, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।